इमरान खान के बैक टू बैक कई केसेस अचानक समाअत के लिए मुकर्रर होने पर बहुत सारे लोग हैरान थे कि ये सब अचानक हुआ कैसे। लेकिन उसकी वजह आज सामने आई है। उनके केसेस लड़ने वाले टॉप के वकील ये उम्मीद दिखा रहे हैं कि ईद से पहले उनकी रिहाई या कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। दूसरी जानिब हुकूमत ने आज जो किया है ये बिल्कुल खेल का दूसरा रुख है। 5 दिनों की इस जंग में कई बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हुए। इंडिया तो खास तौर पे जलील हो रहा है, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसने सिर्फ एक जुमला बोला और पूरी दुनिया का हीरो बन गया। मिडल ईस्ट जंग को अब तकरीबन 124 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं, यानी छठा रोज उसका जारी है। और ये एक ऐसी जंग है जिसके बारे में द इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल छापा और लिखा अ वॉर विदाउट स्ट्रेटेजी। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या कहा, आगे चल के उसकी भी तफसील शामिल करते हैं। ये जंग वैसे तो मिडल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज़ के आसपास हो रही थी, खलीजी ममालिक और मिडल ईस्ट के ममालिक, लेकिन ये इससे बाहर निकल के तुर्की तक और आज़रबाईजान तक ये सारा कुछ कैसे हुआ, इसके बारे में भी बड़ी दिलचस्प तफसीलात आई हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो बेनकाब हो रहा है, और इसकी तफसीलात किसी और ने नहीं, खुद बरतानिया ने बताई हैं। आगे चल के एक एक करके सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले ज़रा पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात सियासत के ऊपर बात कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे दिन हो गए हैं तो इमरान खान और आसपास की जो खबरें हैं उनके ऊपर हमने बात नहीं इतनी ज़्यादा की। तो आज ज़रा वो सिचुएशन बता देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल सके। आज कुछ कानून साजियाँ भी हुई हैं, उधर इमरान खान के केसेस लग रहे हैं, तो ये सारा एक माहौल जो बन रहा है इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। क्लियर कर देते हैं। आज इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने से मुतालिक एक अदालती केस की समाअत थी। जो बैक टू बैक केसेस लग रहे हैं ना, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये अचानक से क्या हुआ, एक केस लग रहा है, दूसरा लग रहा है। जो साल साल भर केसेस नहीं लग रहे थे, अचानक एक हफ्ते के अंदर अंदर लगने शुरू हो गए। तो हमेशा से ये ऐसा लगा कि ये सारा कुछ तभी होता है, यानी इमरान खान को किसी जगह पे रिलीफ मिलने का इम्कान तभी होता है जब कोई और बंदोबस्त हो चुका होता है। तो आज क्या हुआ वो डिटेल्स आपके जानने की है, लेकिन पहले ज़रा ट्रेल आप समझ लीजिए। एक, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के केस की समाअत थी। उसमें नोटिस जारी हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अडयाला जेल की इंतज़ामिया को, और पूछा गया है कि जिस केस में उन्हें सज़ा सुनाई गई है उसमें वो कितनी सज़ा मुकम्मल कर चुके हैं। इसके बाद अदालत कोई डिसीजन करेगी। दूसरा, आज ही के दिन उज़्मा खान की जानिब से, जो इमरान खान की बहन है, एक और दरख्वास्त दायर की गई उनको अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से। तो अदालत के ऊपर PTI के कैंप की जानिब से बार बार ये पुश किया जा रहा है कि उन्हें अडयाला से निकाल के अस्पताल मुंतकिल किया जाए। दूसरी जानिब आने वाला अदालती हफ्ता इमरान खान के केसेस के हवाले से बहुत अहम होने जा रहा है, जिसके ऊपर सबकी नजरें हैं। क्योंकि 2 ऐसे केसेस जो पूरे साल भर में फिक्स नहीं हो रहे थे वो 2 तारीखों में मुकर्रर हो गए, यानी 10 और 11 मार्च। ये आने वाले हफ्ते के बहुत अहम दिन रहेंगे। और PTI का कैंप बशमूल वकला, बशमूल सियासतदान और उनके कारकुनान को ये लग रहा है, ये तासुर मिल रहा है कि ये केसेस इसीलिए फिक्स नहीं हो रहे थे ना, क्योंकि पहली हियरिंग पे ही कानून के मुताबिक उनको ज़मानत मिल सकती है। इसीलिए उनके जो वकील हैं सलमान सफदर, वो कह रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूँ अगर ये केसेस की समाअत हो जाती है तो इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि ये केसेस सुने जाएं। लतीफ़ कोसा कह रहे हैं कि मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ कि ईद से पहले इमरान खान बाहर आ रहे हैं। अच्छा, ये तो वो चीज़ें हैं ना जो हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। अब तो कारकुनान जो है वो ऐसी बातों के ऊपर यकीन करना ही छोड़ चुके हैं कि रिलीफ मिल भी सकता है इमरान खान को इस माहौल में। लेकिन कहीं ना कहीं डाउन द लाइन्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको देख के लगता है कि शायद कुछ हो भी सकता है। और वो लोग जो मुसलसल आके एक मखसूस नैरेटिव फैला रहे थे या बता रहे थे कि नहीं नहीं किसी सूरत कोई रिलीफ नहीं है, वो अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि हाँ, चूँकि उनका एक बीमारी का इशू चल रहा है तो हो सकता है अस्पताल मुंतकिली के हवाले से कोई स्ट्रैटेजी तब्दील हो जाए, पॉलिसी तब्दील हो जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि बुशरा बीबी का जो केस है वो स्ट्रांग हो चुका है, और आने वाले दिनों में ऐन मुमकिन है कि बुशरा बीबी को ज़मानत मिल जाए, वो रिहा हो जाए, लेकिन इमरान खान के लिए मुश्किलात बरकरार रहें। वो क्यों? एक और चीज़ भी हो रही है जो कि इस पूरे खेल को बदल रही है आहिस्ता आहिस्ता। आज पार्लियामेंट से एक ऐसी कानून साजी मंजूर की गई है जिसको जितना मर्जी आप खंगालें, उसमें से एट दी एंड निकलता क्या है वो ये कि इमरान खान को 2.5 साल जेल के अंदर रखने के अलावा मज़ीद और कैसे रखा जा सकता है। क्योंकि आज जो कानून मंजूर किया गया है, नैब तरमीमी बिल है, यानी नैब के कवानीन में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। पहला ये कि चेयरमैन नैब जो हैं उनको तोसी दी जा सकती है, यानी जब तक नया चेयरमैन नैब नहीं आ जाता, इनकी 2-3 दिन के बाद बाय द वे मुद्दत मुकम्मल हो रही है, तो जब तक नए चेयरमैन नैब नहीं आ जाते तब तक यही कंटिन्यू करेंगे, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस टाइम चल रहे हैं। उनके बारे में क्या कहा गया था कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं अपॉइंट हो जाता तब तक ये कंटिन्यू करते रहें। तो नया किसने मुकर्रर करना है? हुकूमत और अपोजिशन ने।
हमेशा से ये होता आया है कि हुकूमत और अपोजिशन मिल के इलेक्शन कमिश्नर लगाते हैं, चेयरमैन नैब लगाते हैं, ताकि शफाफियत बरकरार रहे और कोई हुकूमत या अपोजिशन का कोई फेवरेट या कोई अगेंस्ट इस तरह का सीन ना हो। लेकिन इसमें अपोजिशन का रोल पूरा ही ख़त्म कर दिया गया एक तरह से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी काम कर रहे हैं तो सिर्फ हुकूमत की मर्ज़ी से कर रहे हैं। अब चेयरमैन नैब भी अगर कंटिन्यू करेंगे तो सिर्फ हुकूमत की मर्ज़ी से। दैट मीन्स कि अपोजिशन का तो किरदार रह ही नहीं गया। तो जो हुकूमत की मर्ज़ी और मंशा रहेगी एग्जैक्टली वैसे ही होता रहेगा। और ये सिर्फ यहीं पर नहीं हो रहा, और भी बहुत सारी जगहों पे। फॉर एग्जांपल जो आइनी बेंच के इस टाइम सरबरा हैं वो भी रिटायर होने वाले थे, लेकिन एक आइनी तरमीम की गई और उस तरमीम में फिर उनको एक्सटेंड किया गया उनका टेन्योर, और फिर उनको बना दिया गया आइनी बेंच का सरबरा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो है वो चल रही हैं जिसमें ऑपोजिशन का, यानी जो पीटीआई इस वक्त सबसे बड़ी जमात है, उसका किरदार कम से कम होता आ रहा है और वो इसकी बराह रास्त इफेक्टिव भी बनती जा रही है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे दिलचस्प चीज़ शामिल की गई है वो ये कि नैब का कोई भी केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा, अब आप जेहन में रखिए कि अलकादर ट्रस्ट केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का पेंडिंग है और वहीं से उनको ज़मानत मिलने के इम्कानात हैं। तो इस तरमीम के तहत यह है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई केस अपील के लिए जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, अब वो जाएगा आईनी अदालत के पास। यानी अगर बिलफर्ज इमरान खान साहब को इस हाई कोर्ट से ज़मानत नहीं मिलती, वैसे तो सारे कह रहे हैं ना कि ज़मानत के कभी चांसेस हैं 99%, लेकिन बिलफर्ज 11 मार्च को इमरान खान साहब को ज़मानत नहीं मिलती। इस तरमीम को देखते हुए ऐसा लग रहा है अगर ज़मानत नहीं मिलती तो इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकेंगे, जहां उनको थोड़ा बहुत रिलीफ आजकल मिल रहा है। उन्हें जाना पड़ेगा आईनी अदालत के सरबरा के पास, उनको जाना पड़ेगा अपनी पिटिशन लेके, और फिर वहाँ पे मामलात और वहाँ से डिसीजंस पीटीआई के लिए कैसे आते हैं उसकी एक पूरी ट्रेल आपके सामने है। तो ये इस टाइम हो रहा है। 4 साल हो गए हुकूमत को मुख्तलिफ कानून साजियाँ करते हुए। जो हमने अभी तक देखा है उसमें ज़्यादातर कानून साजियाँ पर्सन स्पेसिफिक रही हैं, यानी या तो किसी शख्स को मज़ीद टाइटन करने के लिए, उसके गिर्द घेरा तंग करने के लिए, या किसी शख्स को फ़ायदा देने के लिए। अब किसको फ़ायदा मिला है, किसको नुकसान मिला है, ये बहस आप पे छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, मिडल ईस्ट की थोड़ी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। वापस फिर ज़रा पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आज इमरान खान से मुलाकातों का दिन था, उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। उधर पीटीआई के जो कोट लखपत जेल में कैद लोग हैं उन्होंने आज हुकूमत से एक अपील किया है कि शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान से मिलने दें। क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ज़रा आखिर में जाके बात करते हैं। अभी आ जाइए थोड़ी मिडल ईस्ट की सूरत हाल पे बात करते हैं। अब 124 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं इस जंग को, और हर बढ़ते हुए घंटे के साथ इसराइल मज़ीद ब्रूटल अटैक्स जो है वो लॉन्च कर रहा है ईरान के ऊपर, और उसकी इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है। और जिस तरह से तबाह किया जा रहा है ईरान को, तेहरान को, ऐसा लग रहा है कि एक फुल फ्लैज जेनोसाइड जैसी सिचुएशन जो है वो हमें नज़र आ सकती है। और जो नंबर है जो लोग शहीद हो रहे हैं उनका वो बढ़ते जा रहा है। उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बड़े भी हैं। बिल्कुल वो गज़ा वाले सारे मनाजर जो हैं वो उनका एक रिपीट टेलीकास्ट नज़र आ रहा है। जबकि ईरान की जानिब से जो अटैक्स किए जा रहे हैं वो ऐसी जगहों पे किए जा रहे हैं जहाँ पे कैजुअलिटीज़ कम से कम, लेकिन दफाई पोजीशंस को या अमेरिकन पोजीशंस को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अच्छा, अब इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि कल आपको ये खबर मिली कि तुर्की में एक ड्रोन पहुँच गया, और फिर ये खबर मिली कि आज आज़रबाईजान ड्रोन पहुँच गया। तुर्की और आज़रबाईजान ये दोनों ना तो मिडिल ईस्ट में है ना गल्फ़ में है, ये इनसे बाहर है। और यहाँ तक जंग का आ जाना ये कैसी हुई? जब आपको पता है सऊदी अरब में एक ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला हुआ तो ईरान ने कहा कि हमने नहीं किया, हमने बिल्कुल ये नहीं किया। उसके बाद खबर आई कि बरतानिया की एक एयर बेस है साइप्रस में, वहाँ पे अटैक लॉन्च हो गया, ड्रोन पहुँच गया। ईरान ने कहा कि ये हमने नहीं किया, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर बरतानिया ने यानी यूके ने ख़ुद से इसकी तहकीकात की और उन्होंने कन्फर्म किया, उनकी वजारत दिफा ने ये कन्फर्म किया कि ये जो अटैक हुआ उनकी एयर बेस पे ये ईरान की जानिब से इनिशिएट नहीं हुआ। तो अगर ईरान ने नहीं किया तो फिर किसने किया? इसी तरह आज ईरान ने कहा कि हमने तुर्की के ऊपर भी नहीं किया। तो अगर ईरान नहीं कर रहा, जहाँ पे वो कर रहा है वो खुलेआम मान रहा है, उसको इस बात का कोई डर ही नहीं है जो उसके साथ हो रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कौन कर रहा है? फिर ये कौन चकमा दे रहा है, कौन लड़ा रहा है एक दूसरे को? तो उस पर जब बरतानिया की वजारत दिफा ने कहा कि हमने तहकीकात कर ली और ईरान इसमें शामिल नहीं है, दैट मीन्स कि कोई और है जो फ़ायदा उठाने के लिए ये नुकसान पहुँचा रहा है। वो सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर रहा है, वो तुर्की में भी हमले करा रहा है, हो सकता है वो आज़रबाईजान के हमलों में भी शामिल हो, और वही ये सारा कुछ इस टाइम कर रहा है ताकि मामला थोड़ा और ख़राब हो। अच्छा, अब इस पूरी जंग को इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल में एक हेडलाइन में शामिल किया। एक हेडलाइन में बता दिया कि ये जंग की एक्चुअल रियलिटी क्या है। उन्होंने लिखा, अ वॉर विदाउट स्ट्रेटजी।
एक ऐसी जंग जिसकी कोई हिकमत अमली नहीं है कि ये कैसे लड़नी थी। अगर हिकमत अमली होती तो अमेरिका के इस टाइम हाथ पाँव ना फूले होते कि अपने लोगों को कैसे निकालना है, वो पहले से सारा कुछ कर चुके होते और ये खदशा ना होता कि वो जो इंटरसेप्टर्स हैं वो कम पड़ रहे हैं, या अगर वो ख़त्म हो गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि अभी तो ईरान के पास शायद और बहुत सारा स्टॉक बाकी पड़ा है। तो जंग चल रही है कि जितनी जल्दी हो सके इंटरसेप्टर्स ख़त्म होने से पहले पहले इनके मिसाइल लॉन्चर जो हैं वो बर्बाद किए जाएँ। तो इस तरह से मामला चल रहा है। बहरहाल अब जो उस आर्टिकल में एक लाइन लिखी गई है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, उसमें लिखा गया कि हिज अप्रोच इज़ क्रिएटिंग क्योस, यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रोच है वो क्योस पैदा कर रही है, अफरा तफरी पैदा कर रही है और कोई खिदमत नहीं कर रही इस खित्ते की। तो ये एक आर्टिकल छापा गया। अच्छा खैर, इस सारे मामले में जहाँ बहुत सारे लोग अमेरिका के अलाई बनने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिकन कैंप में जाने की कोशिश कर रहे हैं और बस जैसे इंडिया इस टाइम कर रहा है या बिल्कुल खामोश है, एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहा, और बहुत सारे मुल्क हैं, वहीं पर स्पेन के वज़ीर आज़म ने जिस तरह से रिएक्ट किया और उनका बोला हुआ एक जुमला, सिर्फ एक जुमला, नो टू वॉर, बस सिर्फ एक जुमला बोला और उसने उसे पूरी दुनिया में इस टाइम हीरो बना दिया उन लोगों की नज़रों में जो जंग नहीं चाहते, जो अमन चाहते हैं। हो सकता है उन लोगों की नज़रों में ईवल हो जो चाहते हैं कि हाँ भाई जंग ही रहे, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इसीलिए तिजारत स्पेन के साथ मुनक़ता की ना कि वो स्पेन ताउन नहीं कर रहा, अपने अड्डे नहीं दे रहा। तो वहाँ पर से जो रिस्पांस आया, जो रिटेलिएशन हुई, उन्होंने कहा हम पहले भी यही कह रहे थे और आज भी अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं। और रातों रात उसके एक जुमले ने स्पेन के वज़ीर आज़म को दुनिया के नक्शे पे ला के खड़ा कर दिया कि ये बंदा है जो अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके डोनाल्ड ट्रंप को ना कर रहा है। और मैं अभी अखबार की खबर पढ़ रहा था, उसकी हेडलाइन लिखी हुई है कि अनअफ्रेड ऑफ द रैथ ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, यानी डोनाल्ड ट्रंप के गज़ब से अनअफ्रेड, यानी कोई डर नहीं है उसके गज़ब का, उसके कहर का, और ही इज़ सेइंग नो टू वॉर। और ये हेडलाइंस लग रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से की भी परवाह नहीं है इस बंदे को, और इसने सीधा सीधा कह दिया नो टू वॉर, इसीलिए ये बंदा रिस्पेक्ट कमा रहा है पूरी दुनिया में। खैर, इस सारे मामले में जहाँ बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट कमा रहे हैं, इंडिया खामखा बीच में जलील हो रहा है। और वो जलील कैसे हो रहा है कि जनाब वो जो श्रीलंका में एक शिप का वाक़या पेश आया, वो मेहमान थे, भारत के मेहमान थे। ये हम बात नहीं कर रहे, ये इंडियन लोग कह रहे हैं कि वो हमारे मेहमान थे, हमने उनको बुलाया, महफूज जगह पर थे, महफूज पानियों में थे, और जब जंग चल रही थी तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो यहीं पे रुकना चाहते हैं, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट नहीं मानी गई, उन्हें फ़ोर्स किया गया कि वो यहाँ से जाएं। और जब जा रहे थे तो फिर उसकी मुखबरी कैसे हुई और कैसे ये सारा इंटरसेप्ट हुआ वो अलग कहानी है। लेकिन जब ये हो गया, जब ये सारा कुछ हो गया, तो एक लफ्ज़ तक नहीं कहा गया, बिल्कुल खामोशी, ऐसी खामोशी कि पूरा भारत चीख पड़ा कि कम से कम 2 लफ्ज़ बोल के कंडेम ही कर दो इस वाक़े की कि वो हमारे मेहमान थे। आप एहतजाज तो कर सकते हैं कि हमारे घर आए हुए मेहमान के साथ ऐसा ना करते। वो अनआर्म्ड थे, यानी उनके पास कोई असला भी नहीं था, कोई वो चीज़ नहीं थी, वो एक बहरी मश्क के लिए आए हुए थे, एक सिंपल सी मश्क के लिए, और आपने घर आए मेहमान के साथ उसको जाते हुए इस तरह से मरवाया। तो ये सारी चीज़ें बहरहाल चल रही हैं। और जाते जाते मैंने आपको कहा था कि पीटीआई की लीडरशिप ने एक ख़त लिखा है। आज आपको पता है अडयाला जेल में मुलाकात का दिन था, मुलाकात नहीं हो सकी, लोग ऐसे ही वापस चले गए। जहाँ पर पूरी दुनिया में ख़ित्ते में क्या चल रहा है, हमारे यहाँ पे ये चल रहा है कि मुलाकात ना हो पाए। एनीहाउ, अब इस सारे सिलसिले में जो कोट लखपत जेल में पीटीआई की कैद क़यादत है, उन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत से, एक दरख्वास्त की है, अपील की है, कुछ भी आप समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात कराई जाए इमरान खान से, और वो जो है वो उनसे मुलाकात करके कोई इस चीज़ का हल निकालने की कोशिश करें। बाकी उन्होंने जो पीटीआई का किरदार है बतौर अपोजिशन जमात, वो कहा है कि इससे तो पीटीआई पीछे नहीं हट सकती, अगर पीटीआई अपोजिशन नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी, इसलिए कुछ ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जो कुछ बातें मनवा सकें और कुछ चीज़ों के ऊपर राज़ी कर सके, यूँ कह लीजिए इमरान खान को राज़ी करने का मिशन जो है वो एक तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब के ज़िम्मे किया जाए, क्योंकि और अभी किसी के बस की बात नहीं रही। एंड टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोगों को उम्मीद है महमूद अचकज़ई साहब से, बड़े अच्छे सियासतदान हैं, बहुत ही काबिल सियासतदान है और उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। लेकिन जो लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा जल्दी कुछ फ़ैसले हो सके, कुछ डिसीजन हो सके, अभी तक वो भी नहीं हुआ। बहरहाल उनकी दयानतदारी पर या इस चीज़ के ऊपर कोई शक नहीं कर सकते कि उन्होंने वो कोशिश नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शायद अपने स्टाइल से कर रहे हैं कि थोड़ा धीमे, थोड़ा आराम से। देखते हैं उनकी स्ट्रेटजी कामयाब होती है या शाह महमूद कुरैशी को थोड़ा मौका मिलता है। अभी तक के लिए इतना ही, फर्दर आपको अपडेट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।